Welcome friends, hope all are you doing well, and today we are going to discuss on measurement of bacterial growth। स्वागत है मित्रों, उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे जीवाणु वृद्धि का मापन के बारे में। The quantitative measurement of microbial growth can be determined by two ways। जो जीवाणुओं की मात्रात्मक गणना होती है वह दो तरीक़ों से की जाती है। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल मास एंड सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल नंबर। पहला कोशिकीय भार की गणना और दूसरा कोशिकीय संख्या की गणना। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल मास इज फर्दर क्लासिफाइड इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। इन डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट ड्राई वेट मेजरमेंट, सेकेंड measurement of cell nitrogen, and in indirect method turbidometric method। तो जो जीवाणुओं का मापन होता है, जीवाणुओं की वृद्धि का मापन होता है, उसके अंतर्गत यह दो तरीके से इसकी गणना की जाती है। एक तो कोशिकीय भार की गणना और दूसरी कोशिकीय संख्या की गणना। अगर बात करें हम कोशिकीय भार की गणना तो इसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड का विभाजन देखें तो यह दो तरीक़ों से किया जाता है, ड्राई वेट मेजरमेंट और मेजरमेंट ऑफ सेल नाइट्रोजन, कोशिकीय नाइट्रोजन की गणना और सूखे भार की गणना। अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो यह टर्बिडोमेट्रिक माध्यम से किया जाता है। अगर यहीं पर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल नंबर, नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ सेल नंबर बात करें तो यह भी दो तरीक़ों से किया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, फर्स्ट काउंटिंग चैम्बर मेथड और हीमोसाइटोमीटर और पेट्रॉफ हाउजर काउंटिंग चैम्बर। सेकेंड, कोल्टर काउंटर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड। थर्ड, ब्रीड मेथड और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। एंड फोर्थ, फ्लोसीटोमीटर। इन इनडायरेक्ट मेथड, मेम्ब्रेन फिल्टर काउंटर। तो अगर हम बात करें कोशिकीय संख्या की गणना, जो कि दूसरा तरीका है किसी भी जीवाणुओं के वृद्धि के मापन का, उसके अंतर्गत दो वर्ग आते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात की जाए तो इसमें आता है काउंटिंग चैम्बर मेथड अथवा हीमोसाइटोमीटर अथवा पेट्रॉफ हाउजर काउंटिंग मेथड। दूसरा है कोल्टर काउंटर अथवा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड। तीसरा ब्रीड मेथड अथवा डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। और चौथा फ्लोसाइटोमीटर। इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल मास, कोशिकीय भार की गणना। फर्स्ट, ड्राई वेट मेजरमेंट। इन दिस टेक्निक cells growing in the liquid medium are collected by centrifugation and the pellet so obtained is washed to remove all extraneous matter and dried in desiccator by putting previously weighted weighing bottle। ड्राई वेट मेजरमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा लिक्विड मीडियम में सेल्स होंगी उनका सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन किसी सेंट्रीफ्यूगेटर के द्वारा सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो सेल्स होंगी उनकी गोलियां बन जाएंगी, जिसे कि हम धो लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे हम बाहर कर देंगे और उसको डेसिकेटर में सुखा लेंगे। तो कैसे सुखाएंगे कि उसकी गोलियां बन गई, उसे डेसिकेटर में रख दिया और उसे सुखा लिया, और उसके बाद जो वेटिंग बोतल होती है जिसका पहले से भार लिया जा चुका होता है उसके अंदर उसको रख के उसका वेट कर लेते हैं। द ड्राइड माइक्रोबियल कंटेंट इज देन वेटेड एक्यूरेटली। अब उसी वेटिंग बोतल में जो माइक्रोबियल कंटेंट है उसको बहुत सावधानी पूर्वक उसका वजन कर लेते हैं। फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म द डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई वेट इज एन एक्यूरेट एंड रिलायबल वे टू मेजर ग्रोथ एंड इज वाइडली यूज्ड इन रिसर्च। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जीवाणु हैं, जिनकी वृद्धि की जो डिटर्मिनेशन होता है, जो वृद्धि की गणना होती है, मापन होता है, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा मेथड है, अच्छी विधि है। इसके द्वारा बहुत ही सटीक इसके परिणाम प्राप्त हो जाते हैं।
तमाम सारे जीवाणुओं की प्रजाति हैं। और इसके लिए चूँकि सटीक जो है परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, उसकी वजह से इसका बहुत ही विस्तृत तरीके से प्रयोग होता है, बहुत जगह पे इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ सेल नाइट्रोजन। बैक्टीरिया एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 14% नाइट्रोजन ऑन ए ड्राई वेट बेसिस। अगर किसी जीवाणु की बात करें, सेल नाइट्रोजन के आधार पर उसका जब हम उसकी वृद्धि की गणना करते हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर किसी ड्राई सेल, सूखी हुई सेल की गणना करें तो उसमें 14% नाइट्रोजन जीवाणु की जो कोशिका होती है उसके अंदर पाया जाता है। अर्थात सूखे हुए सेल जो कि जीवाणु की बैक्टीरिया, उसके अंदर 14% नाइट्रोजन की क्वांटिटी पाई जाती है। एज द माइक्रोब्स ग्रो देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोटीन कंसंट्रेशन और नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इन द सेल। जैसे जैसे सूक्ष्मजीव वृद्धि करेंगे वहाँ पर नाइट्रोजन की वृद्धि होती चली जाएगी। जैसे जैसे सूक्ष्मजीव अपनी वृद्धि दर्शाएंगे उसी अमाउंट में उनमें प्रोटीन संश्लेषण होगा, प्रोटीन का अमाउंट बढ़ेगा। और आप जानते हैं प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन से होता है, अमीनो एसिड से होता है, तो उसी अनुपात में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कोशिका में बढ़ता चला जाएगा। 10 सेल मास कैन बी सब्जेक्टेड टू क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस मेथड टू डिटरमाइन टोटल नाइट्रोजन दैट कैन बी कोरिलेटेड विद ग्रोथ। तो क्या करते हैं कि इसका अध्ययन करते हैं, मापन करते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं, रासायनिक तौर पर उसकी जांच करते हैं और देखते हैं कि कितना नाइट्रोजन का अमाउंट हमें मिलता है। और यह सीधा संबंधित होता है, नाइट्रोजन का अमाउंट जो होता है वह सीधा संबंधित होता है कोशिका के भार की वृद्धि से। नेक्स्ट, to measure growth by this technique, cells should be harvested and washed free of medium and then quantitative chemical analysis for nitrogen performed। इस विधि में अगर हमको ग्रोथ की जांच करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोशिकाओं को उगाते हैं, उसके बाद उनको धो लेते हैं और जिससे कि उसके अंदर जो हम जिस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, जैसे एगार मीडियम है या ब्राथ मीडियम है या फिर कोई भी माध्यम हम यूज कर रहे हैं, सोयाबीन कैसिन मीडियम है, तो उसको हम अच्छे से धो लेते हैं जिससे कि माध्यम के जो पार्टिकल्स हैं वह केमिकल एनालिसिस में ना उपलब्ध हों। अर्थात माध्यम के जो भी पार्टिकल्स या फिर पार्ट्स सेल्स के ऊपर है तो वो हट जाए, अच्छी तरीके से उसे साफ कर लेते हैं जिससे कि केमिकल एनालिसिस में हमारी जो रीडिंग्स हैं वो एक्यूरेट हों। इनडायरेक्ट मेथड की बात करता हूँ। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मेथड जिसके अंतर्गत आता है टर्बिडोमेट्रिक मेथड। ए वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल मास इज ए टर्बिडोमेट्रिक मेजरमेंट। बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही सब जगह पे प्रयोग किया जाता है, वाइडली यूज किया जाता है, अधिकतर जगहों पर प्रयोग किया जाता है। सेल मास की जो कोशिका के भार की गणना करने के लिए टर्बिडोमेट्रिक मेथड का उपयोग किया जाता है। रैपिड सेल मास डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल यूजिंग टर्बिडोमेट्रिक मेथड। अब टर्बिडोमेट्रिक मेथड के उपयोग के द्वारा बहुत ही जल्दी हमें कोशिकीय भार की गणना प्राप्त हो जाती है, रैपिड सेल मास डिटर्मिनेशन हो जाता है, संभव हो जाता है कि हम बहुत ही तीव्र गति से अपने परिणामों को प्राप्त कर सकें। टर्बिडोमेट्री इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट माइक्रोबियल सेल स्कैटर लाइट स्ट्राइकिंग देम। टर्बिडोमेट्री में क्या होता है, यह इस सिद्धांत पे काम करता है कि अगर किसी माध्यम में बैक्टीरिया की सेल या जीवाणु की कोशिका उपलब्ध है और उन पर अगर प्रकाश डाला जाए तो वह प्रकाश की किरणों को बिखेरते हैं। अर्थात जब उन पर प्रकाश पड़ेगा तो वह इधर उधर, उसकी जो सीधी रेखा में प्रकाश चलता है उसकी जो सीधी रेखा है उसमें विचलन करेंगे, उसको फैलाएंगे, स्कैटर करेंगे। तो इस सिद्धांत पर यह काम करता है। सिंस द माइक्रोबियल सेल्स इन ए पॉपुलेशन आर of roughly constant size, the amount of scattering is directly proportional to the biomass of cells present and indirectly related to cell number। जब किसी माध्यम में कांस्टेंट साइज के सेल्स होती हैं तो जितने मात्रा में प्रकाश अपवर्तित होगा, परावर्तित होगा या मुड़ेगा या स्कैटर करेगा वह सीधा समानुपाती होता है कोशिकीय भार के। अर्थात विचलित हुए प्रकाश का अनुपात
समानुपात होता है, उसके बराबर ही अनुपात होता है जितना माध्यम में कोशिका की जो संख्या होती है, कोशिका की भार होती है। और अगर इसे हम इनडायरेक्टली रिलेट करें तो यह कोशिका नंबर से भी समानुपातिक योग दिखाता है, लेकिन अगर सीधा समानुपात दिखाता है तो वह दिखाता है कोशिकीय भार से, और तकनीकी रूप से कोशिकीय संख्या को भी प्रदर्शित करता है। फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन रिजल्ट इन ग्रेटर टर्बिडिटी व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ टर्बिड कल्चर द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड इज मेजर्ड। कैसे करते हैं कि जब कभी माध्यम में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा कर देते हैं, टर्बिडिटी, ग्रेटर टर्बिडिटी रिजल्ट इन ग्रेटर टर्बिडिटी, फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन रिजल्ट इन ग्रेटर टर्बिडिटी, जैसे जैसे कोशिकाओं का जो संख्या है वो बढ़ती जाती है वैसे वैसे टर्बिडिटी बढ़ती जाती है माध्यम की। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ टर्बिड कल्चर द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड इज मेजर्ड। और जब इस माध्यम में प्रकाश की किरण डाली जाती है तो क्या होता है कि लाइट जो भी ट्रांसमिट हो रही है उसे हम मापते हैं। किसी माध्यम में कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के ऊपर प्रकाश डाला गया, तो जो भी कोशिकाओं की संख्या है वह क्या करेगी, उस अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को इधर उधर स्कैटर कर देगी, फैला देगी। परंतु कुछ जो जिस मात्रा में आर पार हो रहा है प्रकाश, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। रिडक्शन इन ट्रांसमिशन या रिडक्शन इज इन ट्रांसमिटेंस इज कोरिलेटेड विद द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट। अब जिस जिस मात्रा में आर पार होने वाला प्रकाश कम होता जाएगा, माध्यम में उतनी ही अधिक संख्या में कोशिकाएं उपलब्ध होती हैं। समझ लीजिए, फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं। टर्बिडियोमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि किसी माध्यम में कोशिकीय माध्यम में प्रकाश डालते हैं, लाइट की बीम डालते हैं। अब उस माध्यम प्रकाश की रेखा में जब कभी कोशिकीय सेल पड़ेगी, बैक्टीरिया की कोशिका पड़ेगी, तो वह प्रकाश को स्कैटर करेगी, इधर उधर मोड़ देगी, परावर्तित कर देगी। और बाकी जहाँ पर माध्यम में कोशिका नहीं होगी वहाँ पर का प्रकाश या जो बीम होगी वह आर पार हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं कि जितनी बीम टोटल बीम होती है डाली जाती है, उसमें से जितनी बीम आर पार पहुँच रही है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और जो ट्रांसमिटेंस में कमी होती है, जो आर पार बीम कम आ रही है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और जिस अनुपात में वह कम पहुंचती है, इधर से हमने प्रकाश डाला और दूसरी तरफ जितना प्रकाश कम पड़ा उसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, और उसी के आधार पर हम पता कर लेते हैं कि हमारे माध्यम में कितना कोशिकीय भार उपलब्ध है और कितने कोशिका की संख्या उपलब्ध है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल नंबर, कोशिकीय संख्या की गणना। डायरेक्ट मेथड में बात करते हैं। फर्स्ट, काउंटिंग चैम्बर मेथड आर hemocytometer or Petrov-Hauser counting chamber. Bacteria can be counted rapidly, simply and accurately with the Petrov-Hauser counting chamber or hemocytometer. hemocytometer की अथवा Petrov-Hauser काउंटिंग चैम्बर के माध्यम से जीवाणुओं की संख्या बहुत ही आसानी से और तेज़ी से ज्ञात की जा सकती है, उसकी गणना की जा सकती है। यह एक डिवाइस होती है और इसके माध्यम से, जिसे काउंटिंग चैम्बर कहते हैं, हीमोसाइटोमीटर कहते हैं या पेट्रॉफ-हाउज़र काउंटिंग चैम्बर कहते हैं, इसके माध्यम से जीवाणुओं की संख्या को काफ़ी तीव्रता से ज्ञात किया जा सकता है। इन दिस मेथड ए मिनट ड्रॉप ऑफ कल्चर इज प्लेस्ड इन अ टिनी सैलो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड कॉल्ड न्यूबार स्लाइड। अब इसमें करते क्या है, एक विशेष प्रकार की कांच की स्लाइड का उपयोग करते हैं जिसको कहते हैं न्यूबार स्लाइड। और उस स्लाइड में क्या होता है कि वह स्लाइड जो होता है वह ग्राफ पेपर में आपने देखा है खांचे बने होते हैं आयताकार वर्गाकार, उसी प्रकार उसमें भी जो है खांचे बने होते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड होती है, उसमें टिनी सैलो जो है रेक्टेंगुलर जो है खांचे बने होते हैं, जैसे ग्राफ पेपर में आपने देखा है वैसे कुछ होते हैं। This is a special slide accurately ruled into square that are 1/400 mm
स्क्वायर इन एरिया। अब इसके यह जो है जो स्लाइड होती है न्यूबार स्लाइड, यह एक विशेष प्रकार की स्लाइड होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें इन्हीं आयताकार, इन्हीं वर्गाकार जो खांचे होते हैं, इनके माध्यम से कोशिका की गणना करनी होती है और इनका जो क्षेत्रफल होता है वह 1/400 यानी 1 का 400वां हिस्सा होता है mm स्क्वायर का। 1 mm का 400वां हिस्सा होता है। A suspension of unstained bacteria can be counted in the chamber using phase contrast microscope। एक अनस्टेन यानी बिना कलर किया हुआ जो बैक्टीरिया का सस्पेंशन होता है, जिसमें जीवाणुओं का जो सस्पेंशन होता है, एक माध्यम में जो जीवाणु होते हैं उसको बिना रंगे हुए इन्हीं स्लाइड में रखा जाता है और उसके बाद उसकी गणना की जाती है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की मदद से। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की मदद से फार्मूला क्या लगाया जाता है? टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल अपॉन मीटर क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल काउंटेड इनटू डाइल्यूशन अपॉन एरिया काउंटेड इनटू डेप्थ ऑफ फ्लड। जो फार्मूला लगाया जाता है टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल अपॉन मीटर क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल काउंटेड इनटू डाइल्यूशन अपॉन एरिया काउंटेड इनटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड। सिंस cells are counted in 5 bigger square and such a square is further divided into 16 small square। होता क्या है, जो हमारी न्यूबार स्लाइड होती है यह 5 बड़े वर्गों में विभाजित होती है और हर वर्ग 16 हिस्सों में बटा होता है, अर्थात 16 वर्गों से एक वर्ग बनना होता है और यह 5 वर्गों में विभाजित होती है। ईच स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/400 स्क्वायर मीटर। अब हर एक छोटा जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, चतुर्भुज होता है, वह 1/400 वर्ग मिलीमीटर का क्षेत्रफल रखता है। तो इसी हिसाब से 5 वर्गों का हम देखें तो 80 स्क्वायर्स निकल के आते हैं। एक में 16 तो 16 पंचे 80। एरिया 5 × 16 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 80/400 mm स्क्वायर। अगर हम पाँचों का निकालते हैं, 5 भागों में बटी होती है ट्रॉप जो न्यूबार स्लाइड होती है और वह 5 वर्ग जो होते हैं वह अलग 16 वर्गों में बटे होते हैं। तो अब उन जो 16 वर्ग होते हैं उसमें एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/400 स्क्वायर मीटर होता है, मिलीमीटर होता है। तो हमें अगर पूरा निकालना होता है तो 16 को 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि 5 बड़े खाने और एक खाने में 16 खाने और होते हैं, तो 16 पंचे 80, यानी अगर क्षेत्रफल देखें तो 80/400 मिलीमीटर स्क्वायर। इट इज़ ए स्पेशल माइक्रोस्कोपिक स्लाइड विद अ काउंटिंग चैम्बर is equal to 1/10 millimeter deep, so that volume of liquid over a 1 square is equal to 1/10 millimeter। अब यह जो न्यूबार स्लाइड होती है एक विशेष स्लाइड होती है और इसमें जो भी जो इसका काउंटिंग चैम्बर होता है, जो भी वो खांचे कटे होते हैं, उनकी गहराई 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। 1/10 मिलीमीटर की गहराई होती है जो उसमें खांचे होते हैं। तो उसमें 1/400 स्क्वायर मीटर उनका क्षेत्रफल होता है और उनकी गहराई 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। अगर मान लिया जाए कि हम किसी सैंपल का डाइल्यूशन 1:200 में करते हैं तो वह 20 निकल के आता है। डाइल्यूशन इज इक्वल टू 1 × 200 इज इक्वल टू 20। 1:200 के अनुपात में हमने डाइल्यूशन किया तो 20 निकल के आया। तो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स काउंटेड इज इक्वल टू n × 200 × 50 इज इक्वल टू n × 10,000 सेल्स mm³। अगर फार्मूले की बात करें फिर तो हमने एक चैम्बर में गिने कितने कि निकल के आते हैं वहाँ पे n सेल्स निकल के आते हैं। तो n को पहले हम 200 से गुणा कर देंगे और फिर 50 से गुणा कर देंगे, बराबर क्या निकल के आता है n × 10,000 सेल्स मिलीमीटर स्क्वायर। अर्थात एक जो भी खाना होगा, जो भी उस न्यूबार स्लाइड का खांचा होगा, उसमें जितनी सेल्स गिनी जाएंगी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के माध्यम से, उसको हम 10,000 से गुणा कर देंगे
और उतनी ही सेल्स अवेलेबल होंगी पर्टिकुलर सैंपल में। n गुणे 10,000 सेल्स मिलीमीटर की घात 3 इतनी होंगी। नेक्स्ट, कोल्टर काउंटर मेथड आर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड। कोल्टर काउंटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द डायरेक्ट इनुमरेशन ऑफ सेल्स इन ए सस्पेंशन। जो कोल्टर काउंटर है इसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर भी कहते हैं और इसके द्वारा सीधे हम कोशिकाओं की गणना करते हैं जो कि किसी माध्यम में सस्पेंशन के रूप में होती हैं या किसी सस्पेंशन के रूप में माध्यम में घूमती हुई होती हैं, उससे सीधे हम उनकी गणना करते हैं। द माइक्रोबियल सस्पेंशन इज फोर्स्ड थ्रू ए स्मॉल होल और ऑरिफिस। होता क्या है, इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिसमें पहली बात तो समझ लीजिए कि इसमें 2 चैम्बर होते हैं और जिनके बीच कनेक्टिविटी एक छोटे से ऑरिफिस के माध्यम से होती है। ऑरिफिस कहते हैं छिद्र को, छेद को, और उसी से सस्पेंशन को ए चैम्बर से बी चैम्बर की ओर ढकेला जाता है। ठीक है, मान लीजिए 2 चैम्बर है ए और बी। ए में सैंपल भरा हुआ और बी की तरफ इसे पहुंचाना है और बीच में एक छोटा सा छिद्र है। और होता क्या है आगे समझ लीजिए। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द होल एंड द इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन बोथ साइड ऑफ ऑरिफिस मेजर इट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। होता क्या है, दोनों चैम्बर ए और चैम्बर बी दोनों में इलेक्ट्रोड होते हैं और एक करंट इस ऑरिफिस में बहता रहता है। जो वो छेद होता है, दोनों चैम्बरों को जोड़ने वाला छेद होता है, उसमें एक करंट बहता रहता है और दोनों तरफ इलेक्ट्रोड होते हैं। अब चैम्बर ए से जब कभी सैंपल आगे जाता है तो उस ओरिफिस में वह जब सेल पहुंचती है तो उस विद्युत धारा के प्रवाह में एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है और उस प्रतिरोध की गणना की जाती है। एवरी टाइम माइक्रोबियल सेल इज पास थ्रू द स्लाइड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड और कंडक्टिविटी ड्रॉप व्हिच जनरेट an electrical signal which is automatically count the number of bacteria। जब कभी भी माइक्रोबियल सेल या जीवाणु की कोशिका उस ऑरिफिस के माध्यम से आगे बढ़ेगी तो जो वैद्युत का प्रतिरोध होगा वह बढ़ जाएगा और जो उसकी कंडक्टिविटी होगी, प्रवाहकत्व होगा, बहने का गुण होता है, विशिष्ट चालकता जो होती है वो वहीं पर कम पड़ जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब भी उस माध्यम में उस ऑरिफिस के द्वारा एक माइक्रोबियल सेल का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, जो प्रतिरोध होगा वह बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो उसका प्रवाहकत्व होगा, विद्युत धारा का चालकता होगी वह कम पड़ जाएगी। और ऐसा करने से जो हमारे जो रिसेप्टर होंगे वह उस सिग्नल को पकड़ेंगे, और जितनी बार भी माइक्रोबियल सेल्स उसके रास्ते में आएंगी, उस करंट के रास्ते में आएंगी, विद्युत धारा के रास्ते में आएंगी, उतनी बार वह सिग्नल देगा और उतनी बार वह सिग्नल पकड़ा जाएगा और वह गिना जाएगा। फिर से समझ लीजिए, चैम्बर ए और चैम्बर बी में इलेक्ट्रोड होते हैं और चैम्बर ए और चैम्बर बी एक छोटे से छिद्र या ऑरिफिस के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं जिसमें कि एक करंट प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब चैम्बर ए से मान लीजिए बैक्टीरिया के सस्पेंशन को चैम्बर बी में भेजा जाता है तो जब भी बैक्टीरिया की कोशिका की जो सेल होगी वह उस रास्ते में आएगी तो उसमें बहने वाले करंट की या विद्युत चालकता में कमी आएगी और प्रतिरोध में बढ़ोतरी होगी। विद्युत धारा में कमी आएगी और प्रतिरोध में बढ़ोतरी होगी, जो कि एक सिग्नल का जनरेशन करते हैं, सिग्नल पैदा करते हैं और वह सिग्नल हमारे जो फाइंडर होते हैं उसके द्वारा काउंट कर लिए जाते हैं, गिन लिए जाते हैं और उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि माध्यम में कितनी कोशिकाएं होती हैं। द मेथड इज रैपिड एंड इज यूज्ड इन हॉस्पिटल लेबोरेटरीज फॉर काउंटिंग सेल्स, WBC एंड RBC। अब यह बहुत ही तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है और यह बड़े बड़े हॉस्पिटलों में और प्रयोगशालाओं में प्रयोग की जाती है। किस चीज़ में? कोशिकाओं की संख्या गिनने में।
श्वेत रुधिर कणिकाओं को गिनने में, लाल रुधिर कणिकाओं के गिनने में, तमाम तरह की पैथोलॉजी भी इसका यूज करते हैं, कोल्टर काउंटर मेथड का या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड का। द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मेथड इज बीइंग एक्सपेंसिव और फिश टेंड टू बिकम क्लॉज्ड एंड बोथ लिव एंड डेड सेल्स आर काउंटेड। अब कुछ इसकी हानियां भी हैं। क्या होता है कि पहली बात तो ये बहुत महंगा यंत्र होता है, इसका जो छिद्र होता है वह जाम हो जाता है, कभी कभी एक ज़्यादा सेल्स पहुंच जाती हैं जिसकी वजह से इसका जो छिद्र होता है वह जाम हो जाता है, और इसके अंदर सजीव और निर्जीव कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट, ब्रीड मेथड और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। अ नोन वॉल्यूम ऑफ सेल सस्पेंशन or about 0.01 ml is spread uniformly over a glass slide within a specific area of 1 square centimeter। ब्रीड मेथड या डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट की बात करते हैं तो एक हमें ज्ञात मात्रा का सेल सस्पेंशन लेते हैं, कोशिका का सस्पेंशन लेते हैं, जैसे कि 0.01 ml लेते हैं और उसे हम समान रूप से फैला देते हैं एक कांच की स्लाइड पे, एक समान एरिया पर, 1 स्क्वायर मीटर पे, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे 0.01 ml की मात्रा को फैला देते हैं। द स्मीयर इज देन फिक्स्ड स्टेन एग्जामाइंड अंडर द ऑयल इमर्जन लेंस एंड द सेल काउंटेंट। अब क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने विभिन्न प्रकार की स्लाइडें बनाई, उसी प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे कि इसको हम फिक्स कर देंगे। फिक्स क्या, हीट फिक्स कर देते हैं और उसके बाद स्टेन कर लेते हैं। स्टेन करने के बाद, स्टेन का मतलब कलर कर लेते हैं, और फिर उसे ऑयल इमर्जन के द्वारा माइक्रोस्कोप में रख के और कोशिकाओं की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। होता क्या है इसमें, देखिए हमने 0.01 ml का जो है ले लिया एक सस्पेंशन, और सस्पेंशन की मात्रा, और उसे 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया में समान रूप से फैला के फिर उसको हीट फिक्स कर दिया। हीट फिक्स करने के बाद स्टेन कर लिया, कलर कर लिया, और कलर करने के बाद उसको हमने माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको गिनना है, काउंटिंग करनी है। यह एक साधारण सा मेथड होता है, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट एंटायर एरिया like 1 square centimeter, therefore practically a few microscopic area are observed। अब यह असंभव होता है कि हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया की कोशिकाओं को गिन सकें, असंभव है। तो क्या करते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ क्षेत्र छांट लेते हैं जो माइक्रोस्कोपिक एरिया होते हैं। वह क्षेत्र हम कुछ जहाँ पे स्लाइड हम रख रहे हैं तो उसमें हम उसको विभाजित कर लेते हैं कुछ माइक्रोस्कोपिक क्षेत्र में, और उसके बाद कुछ क्षेत्रों को गिन लेते हैं। सेवरल माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स आर काउंटेड एंड एन एवरेज इज टेकन। द टोटल सेल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज देन कैलकुलेटेड बाय डिटर्मिनेशन द नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब होता क्या है कि हमने कुछ माइक्रोस्कोपिक फील्ड माइक्रोस्कोपिक फील्ड में उसको विभाजित कर लिया, और विभाजित करने के बाद हमने हर माइक्रोस्कोपिक फील्ड के अंदर जो भी हमने जिसमें विभाजित किया उसमें से कुछ माइक्रोस्कोपिक फील्ड के अंदर की कोशिकाएं गिनी, उनका एक औसत निकाला, और औसत निकालने के बाद हमने एक फार्मूला यूज किया कि एरिया ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 331.4 इंटू 0.8 का होल स्क्वायर इज बराबर 0.02 स्क्वायर मीटर। अब एक माइक्रोस्कोपिक एरिया का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया जो कि निकला 0.02 स्क्वायर मिलीमीटर। सॉरी, ये एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड का हमने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया लिया। अब उसकी पूरी गणना हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि यह असंभव सा है, तो हमने उसे माइक्रोस्कोपिक हिस्सों में डिवाइड कर लिया और एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड की गणना कर ली कि उसका क्षेत्रफल कितना है, तो वह निकल के आता है 0.02 स्क्वायर मीटर। अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर। अब एक माइक्रोस्कोपिक एरिया का क्षेत्रफल निकला था 0.02 स्क्वायर मिलीमीटर,
और हमने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में अपने सैंपल को फैलाया था। जो पहला स्टेप किया था कि किसी स्लाइड पे हमने 0.1 मिलीलीटर की मात्रा का सैंपल लेकर और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में उसकी फिल्म बनाई थी, इसे फैलाया था। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को 100 स्क्वायर मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.02 इज इक्वल टू 5000। अब क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फील्ड को हम निकाल लेते हैं। तो 100 को 0.02 से डिवाइड कर लेते हैं। 0.02 क्या है, एरिया ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड, एरिया ऑफ 1 माइक्रोस्कोपिक फील्ड, और उससे हम डिवाइड करेंगे 100 को, तो रिजल्ट क्या आता है 5000 माइक्रोस्कोपिक फील्ड उस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर निकल के आते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स अपॉन स्क्वायर सेंटीमीटर, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन a स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ सेल्स पर फील्ड इंटू 5000। अब क्या करते हैं कि हमें उस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कोशिकाओं की अगर संख्या की बात करें तो निकालेंगे कैसे। तो हमने देखा कि एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड में जितनी भी कोशिकाएं निकली हैं उसको हम 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोसाइटोमीटर। When a bacterial cell suspension run through the cytometer, Seth fluid is used to dynamically focus the cell suspension through a small nozzle. तो फ्लोसाइटोमीटर की बात करें तो इसका भी कुछ वैसा ही सिस्टम है जैसा कि हमने अभी बात की थी कि लाइट स्कैटर हो जाती है, टर्बिडियोमेट्रिक मेथड से ही मिलता जुलता हुआ है। तो क्या करते हैं, जब कभी बैक्टीरियल सेल को या एक बैक्टीरिया के जो सेल सस्पेंशन होता है उसको किसी विशेष द्रव के साथ बहाते हैं, द्रव गति विज्ञान के आधार पर उसको किसी विशेष द्रव के साथ फ्लो कराते हैं, बहाते हैं एक स्मॉल नोजल के द्वारा। देखिए वैसे अगर बहाएंगे तो वो सेल्स फंस जाएंगी और नोजल में ब्लॉकेज पैदा कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। परंतु जब हम देखते हैं कि द्रव गति विज्ञान के आधार पर फोकस करके हमने उसमें कोई ऐसा द्रव मिला दिया जो कि उसके बहाव के लिए जरूरी है, फॉर फ्लो सपोर्ट, उसके बहाव के लिए, बाकी वह नोजल रुकने ना पाए। ठीक है, 2 इनलेट होते हैं इसमें, एक से वही द्रव और दूसरे से बैक्टीरियल सैंपल मिला के किसी पतले नाजल के माध्यम से आगे मिला देते हैं और पतले नाजल के माध्यम से वह दोनों साथ साथ बहते हैं जिससे कि ब्लॉकेज ना पैदा हो। When the cell pass through this narrow passage, a laser beam falls over them and scatter. When diverted by the cell, a detector in front of the light beam measure scattering. क्या होता है, इसी नोजल के माध्यम से जब वह जो हम द्रव मिलाते हैं फ्लो के लिए और बैक्टीरियल सेल को जब किसी उसी नाजल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर वहाँ पर लेज़र बीम फिट होती है जो कि उनके ऊपर वह लेज़र बीम पड़ती है, लेज़र बीम पड़ती है। उस लेज़र बीम के रास्ते से होकर गुजरता है हमारा द्रव, जो हमारा मिक्सचर है सेथ फ्लूइड और जो सेल्फ सस्पेंशन है, दोनों का मिक्सचर जो है जब उस रास्ते से गुजरता है तो उसके ऊपर एक लेज़र बीम पड़ती है। और जैसे ही बैक्टीरिया की सेल या कोशिका, जीवाणु की कोशिका उस लेज़र बीम के रास्ते पे आती है वैसे ही वह लेज़र बीम स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, इधर उधर हो जाती है, परावर्तित अपवर्तित जो भी होना है वह हो जाती है, वह सीधा अपना रास्ता छोड़ देती है। और वहां से ही जुड़ा होता है एक डिटेक्टर जो कि डिटेक्ट कर लेता है कि अभी तक यह लाइट सीधी जा रही थी, अब इसके मार्ग में कुछ आ गया है और जिसके कारण यह स्कैटर हो रही, फैल रही है, इसका मतलब रास्ते में और कुछ नहीं, सेल ही आ गई। भाई सेल का सस्पेंशन है और
तो उसमें सेल ही आएगी। तो जैसे ही लेजर बीम के रास्ते में वह सेल आई, डिटेक्टर ने कैच कर लिया कि यहां पर एक सेल आई। अब जितनी भी बार लाइट स्कैटर करेगी, जितनी भी बार सेल आएगी उस लेजर बीम के रास्ते में, उतनी बार वह लाइट इधर उधर स्कैटर होगी, फैलेगी, और उतनी बार वह डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा। और जिसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ स्कैटरिंग इज डायरेक्ट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सेल्स पास थ्रू पासेज एंड गिव द डेटा इन डिजिटल फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ सेल। जितनी बार वह लाइट इधर उधर फैलेगी, वह प्रदर्शित करता है कि इतनी सेल्स इस माध्यम से, इस रास्ते से होकर गुजरी, और इसे कलेक्ट करके डिजिटल फॉर्म में हमें डेटा दे देता है, गणना करके दे देता है कि इतनी कोशिकाएं इस माध्यम में उपलब्ध हैं। तो फिर से बता रहा हूं कि द्रव को, जो हमारा जलीय जो सस्पेंशन है, घोल है कोशिकाओं का, उसमें एक ऐसा द्रव मिला देते हैं कि वह नोजल को ब्लॉक ना कर सके, जाम ना कर सके। बहने के लिए जो है द्रवगति विज्ञान के आधार पर कोई ऐसा चिकना सा द्रव मिला देते हैं जिससे कि उस पतले से नाजल से वह निकल सके। नाजल में लगभग इतनी ही जगह होती कि एक कोशिका एक बार में निकल सके। आगे क्या होता है, उसी रास्ते में एक लेज़र बीम पड़ती रहती है, लेज़र बीम के रास्ते से ही वह कोशिका गुजरती है। जैसे ही कोशिका पर लेज़र बीम पड़ती है, लाइट स्कैटर होती है, इधर उधर फैलती है, और वहीं पे लगा होता है डिटेक्टर। जैसे ही लाइट फैली नहीं, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, पकड़ लिया कि लाइट फैल रही है, कुछ ना कुछ रास्ते से निकल रहा है, और जितनी बार कोशिका रास्ते में आएगी उतनी बार वह उससे डिटेक्ट करके और डिजिटल फॉर्म में डाटा कलेक्ट करके दे देता है। तो यह होता है फ्लो साइटोमीटर। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, इन इनडायरेक्ट मेथड मेम्ब्रेन filter method is used. Membrane filter method or membrane filter count. This technique involve filtering a known volume of sample through a sterile filter. These filters are made up of nitrocellulose acetate or polycarbonate, are 150 micrometer thick and have 0.45 micrometer diameter pores. तो जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है या एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, प्रयोग किया जाता है कोशिकाओं की संख्या की गणना के लिए। तो इसमें क्या करते हैं कि सैंपल का एक ज्ञात मात्रा में सैंपल ले लेते हैं और उसे फिल्टर करते हैं, छानते हैं। काहे के द्वारा? फिल्टर के द्वारा। और वो फिल्टर काहे के बने होते हैं? नाइट्रोसेल्युलोज एसिटेट अथवा पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं, जो कि 150 माइक्रोमीटर मोटे थिक होते हैं और 0.45 माइक्रोमीटर डायमीटर्स के पोर्स होते हैं, जिनके छिद्र 0.45 माइक्रोमीटर के होते हैं और जो कि 150 माइक्रोमीटर मोटे होते हैं। नाइट्रोसेल्युलोज एसिटेट अथवा पॉलीकार्बोनेट के बने हुए होते हैं और जिसके अंदर हम ज्ञात मात्रा में अपना सेल सस्पेंशन जो है छानते हैं, फिल्टर करते हैं। When the sample is filtered, the cells in the sample are trapped on the surface of the filter. The filter then carefully removed, placed on a sterile petri plate saturated with liquid or agar-based medium and incubated for 20 to 22 hours. जब हम अपने सैंपल को फिल्टर के द्वारा फिल्टर कर लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे सैंपल में सेल्स होंगी वह फिल्टर के ऊपर हो जाएंगी और जो भी लिक्विड होगा वो नीचे चले जाएगा। तो क्या करते हैं कि द सरफेस ऑफ द फिल्टर देन केयरफुली रिमूव्ड, प्लेस्ड ऑन ए स्टेराइल पेट्री प्लेट। क्या करते हैं कि हम अपने फिल्टर को बहुत ही सावधानी से हटा लेते हैं और उसको हम एगार प्लेट या लिक्विड मीडियम में प्लेस कर देते हैं और इंक्यूबेशन के लिए 20 से 22 घंटे के लिए उसे हम रख देते हैं। हमने जो है अपना सैंपल छानने के बाद जो हमारे फिल्टर पेपर है उसके ऊपर सेल्स रह गई और उसको हमने केयरफुली उतार के लिक्विड मीडियम अथवा एगार मीडियम में प्लेस कर दिया और 20 से 22 घंटे के लिए इंक्यूबेशन के लिए रख दिया, सेने के लिए रख दिया। इट इज अज्यूम्ड दैट ईच सेल ट्रैप्ड ऑन द फिल्टर विल द ग्रो इनटू अ सेपरेट कॉलोनी। यह माना जाता है कि
जितनी कोशिकाओं को हमने छाना है, ट्रैप किया है, वह अपनी अलग अलग कॉलोनी बनाएगी। जो फिल्टर पेपर पे हमने सैंपल को छाना है, जितनी कोशिकाओं को छाना है, वह अपनी कॉलोनी उस माध्यम में अलग अलग डेवलप करेगी, यह माना जाता है। बाय काउंटिंग द कॉलोनीज वन कैन डायरेक्टली डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेल इन अ सैंपल दैट वाज फिल्टर्ड। अब इन्हीं कॉलोनियों की गणना की जाती है, संख्या लेकर हम गणना करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें कितनी मात्रा में कोशिकाएं उपलब्ध हैं। अर्थात हमने जिस मात्रा में सैंपल लिया, फिल्टर किया, फिल्टर को हमने एगार मीडियम पे या फिर लिक्विड मीडियम में प्लेस किया और उसके बाद 20 से 22 घंटे के लिए हमने उसे रख दिया और उसके बाद देखते हैं क्या कि कितनी कॉलोनीज डेवलप हुई। और माना जाता है कि एक कोशिका एक कॉलोनी को डेवलप करती है, तो जितनी जो कॉलोनीज हैं हमारे माध्यम में विकसित होंगी, उतनी ही कोशिकाएं हमारे माध्यम में उपलब्ध होती हैं। तो यह तो था इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सेल नंबर और काउंटिंग सेल नंबर। So friends, these are the common methods of measurement of bacterial growth. Please be kind enough to hit the like button. Also subscribe channel and press the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Bye bye. Have a great day.